क्या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्टार्ट में तो बहुत बेसिक है। आपके पास मिड पॉइंट है पहले। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या है? x1 सर x1 प्लस प्लस x2। x2 ओवर टू कॉमा y1 प्लस y2 ओवर टू। ठीक है, सही है। अब मिड पॉइंट के लिए लेट्स से आपके पास दो पॉइंट्स दिए हुए हैं। एक पॉइंट ए दिया हुआ है विच इज़ 1 and 4, और दूसरा पॉइंट दिया हुआ है आपके पास 2 and 6 कर लो। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करो, उस लाइन के ऊपर एक पॉइंट मार्क कर दो ए, दूसरा पॉइंट मार्क कर दो बी, तो जो आपका मिड पॉइंट है वो उनके दरमियान में लाई करेगा। बट ये नहीं करना कि उसका डिस्टेंस लेके उसको डिवाइड बाय 2 कर दो और कहो जी कि ये मिड पॉइंट है, वो नहीं करना। तो आपको फॉर्मूला ही यूज़ करना है। तो मिड पॉइंट के लिए पहले आपके पास 2 + 1 ओवर 2 हो जाएगा, फिर आपके पास 4 + 6 ओवर 2 हो जाएगा। यहाँ से आपके पास मिड पॉइंट क्या है? 1.5 और 5। ठीक है, ये आपके पास मिड पॉइंट आ गया। अब आपके पास जो पास पेपर आप देखोगे उसके अंदर इसके दो नहीं, आई थिंक एक ही क्वेश्चन है। ठीक है, जिसके अंदर कुछ वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं और आपको कहा गया है कि उन वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड कर दें। कभी वो इस तरह पूछ लेता है, कभी वो पूरे का पूरा पॉइंट ही जो है वो मिसिंग कर देता है और कहता है जी कि आप वो पूरे के पूरे कोऑर्डिनेट फाइंड कर दें। जैसे ये देखो आप कि वो कह रहे हैं कि क्वेश्चन है आपके पास a is given as -1 and 5 and point b। एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, उसका मिड पॉइंट है, हैज़ अ मिड पॉइंट, हैज़ अ मिड पॉइंट एक्स वाई। ठीक है, सॉरी मिड पॉइंट एक्स वाई नहीं है, वो तो बी की वैल्यू एक्स वाई थी। हैज़ अ मिड पॉइंट, कोई भी अपनी मर्जी से वैल्यू बता दो, क्या लिखें जल्दी जल्दी? 7 - 2। 7 - 2। ठीक है, और वो कह रहा है फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। ठीक है, अब जो आपने बी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं उसने आपको मिड पॉइंट ऑलरेडी बता दिया हुआ है। बी के कोऑर्डिनेट्स आप अज्यूम कर लो कि बी के कोऑर्डिनेट्स हैं लेट्स से एक्स एंड वाई। ठीक है, हमें पता है कि मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? x1 प्लस x2 ओवर 2, y1 प्लस y2 ओवर 2। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला ये है और हमें मिड पॉइंट की वैल्यूज़ ऑलरेडी दी हुई हैं। तो अगर हम इसको देखें तो जो x वाली वैल्यू है वो दोनों की सेम आएगी। तो इन दोनों को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि x1 प्लस x2 ओवर 2 इज इक्वल टू 7, क्योंकि मिड पॉइंट का x वाला पार्ट जो है वो 7 है, और दूसरे वाला y1 प्लस y2 ओवर 2 इज इक्वल टू -2। जो y वाला पार्ट है वो -2 की इक्वल्स है। अब दोनों की वैल्यूज़ आप प्लग इन कर दें। a की वैल्यू क्या है x की? -1। और b की वैल्यू क्या है x की? सिंपल x ओवर 2 इक्वल्स टू 7, दरम्यान में प्लस आएगा। यहाँ से आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई? 15। ठीक है, दूसरी आपके पास क्या है? एक y की वैल्यू जो a की है वो 5 है, और b की जो y की वैल्यू है वो y ही है, वो हमने एज्यूम की है। तो 5 प्लस वाई ओवर 2 इज इक्वल टू -2। यहाँ से आपके पास y की वैल्यू -4, -5, -9 बन जाएगी। तो आपका b का कोऑर्डिनेट पूरा हो गया विच इज़ 15 एंड -9। ठीक है, इसके अलावा जो एक और क्वेश्चन दिया हुआ था उस क्वेश्चन के अंदर सिमिलर क्वेश्चन था, लेकिन उसने उस क्वेश्चन में सारी वैल्यूज़ जो हैं वो स्किप नहीं की हुई थी, सिर्फ कुछ वैल्यू स्किप कर दी थी। और किसी एक केस में उसने कुछ ऐसा लिख दिया था कि पॉइंट ए जो है वो 2 एंड -1 है, एंड पॉइंट बी इज 4p एंड 2q, हैज़ अ मिड पॉइंट, हैज़ अ मिड पॉइंट 0 and 4, फाइंड p and q।
तो सिमिलर कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ उसने वेरिएबल्स थोड़े से चेंज कर दिए हैं। हमने जहाँ पर बी एज्यूम किया था एक्स और वाई, वहाँ पर उसने हमें एज्यूम करने का मौका नहीं दिया, उसने खुद ही बता दिया कि बी के जो कोऑर्डिनेट्स है वो 4p और 2q हैं। बाकी सारी वर्किंग जो है वो वैसे ही होगी। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 ओवर 2, जो कि मिड पॉइंट के x वाले पोर्शन के इक्वल होगा, विच इज़ इक्वल टू 0। और जो y वाला पोर्शन होता है वो y1 प्लस y2 ओवर 2 इक्वल टू 4, जो कि y वाले पोर्शन के इक्वल है, क्योंकि मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0 और 4 दिए हैं। अब आपके पास सर इसमें हम p नहीं डालेंगे? अभी p डालने लगे, अभी p डालने लगे। अब x की वैल्यूज़ को ऐड करेंगे ना। a की x की वैल्यू क्या है, 2, और b की x की वैल्यू क्या है, 4p ओवर 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आपके पास 4p की वैल्यू क्या आ गई, -2, और p की वैल्यू, सर इसको हमने 0 क्यों किया था? क्योंकि मिड पॉइंट में 0 दिया हुआ है ना x की वैल्यू, ओके। ठीक है। और अब y की वैल्यूज प्लग इन कर दो, -1 प्लस 2q ओवर 2 इज इक्वल टू 4। 2 टाइम्स 4 8 हो जाएगा, -1 उधर जाके ऐड हो जाएगा तो वो 9 बन जाएगा। 2q इज इक्वल टू 9। यहाँ से आपके पास q की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4.5। अब उसने यहाँ पर आपसे b के कोऑर्डिनेट्स नहीं मांगे, तो प्लीज़ b का आंसर आपने लिखना भी नहीं है फाइनल, ठीक है। सिंपल आपसे p और q की वैल्यूज़ मांगी थी, p की वैल्यू -1/2 आ गई, q की वैल्यू 4.5 आ गई। और अगर आप में से कुछ ज़्यादा जिसको नहीं पता वो देख ले, आपके कोऑर्डिनेट में पहली वैल्यू हमेशा x की होती है और दूसरी वैल्यू हमेशा y की होती है। अगर नहीं पता तो देख लें, x और y, ठीक है। इसमें अगर कोई मसला है तो बता दें। इसके अलावा जो है वो मिड पॉइंट पे कोई ऐसा और रॉकेट साइंस नहीं आई हुई, ठीक है। एक रेशो का क्वेश्चन आया हुआ है मिड पॉइंट पे, वो मैं बता देता हूँ, लेकिन अगर अभी तक इसमें कोई मसला है तो वो बता दें। सिंपल है मिड पॉइंट, इसमें कुछ भी नहीं है। 1 मार्क का क्वेश्चन लाजमी आ जाता है, तो वो 1 नंबर मुफ्त के हैं। अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं, जहाँ पर आपने एक्स और वाई सपोज करके वो वहाँ पर फिगर आउट करना था, वो 2 मार्क का हो जाएगा। और जहाँ पर पी और क्यू फाइंड करना था वो भी 2 मार्क के हो जाएंगे, क्योंकि 2 डिफरेंट वेरिएबल्स आपने फाइंड करने थे। अगर आपने सिंपल मिड पॉइंट फाइंड करना है तो वो 1 नंबर ही होगा। जी, इसमें कोई मसला? अब्दुल्ला, शयान, अहमद? नहीं सर, क्लियर है। अच्छा, ओके। जो एक रेशो बेस्ड क्वेश्चन था ना, उसके अंदर उसने कोई वैल्यू भी नहीं दी हुई, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि वो मिड पॉइंट से रिलेटेड है, बट ये भी कह सकते हो कि वो शायद प्योरली रेशो का क्वेश्चन ही है। बट अगर हमने तब नहीं किया तो अभी देख लेते हैं, मिड पॉइंट की बात हो ही रही है तो। उस क्वेश्चन में था, उसने कहा था कि अ लाइन आर पी हैज़ अ मिड पॉइंट q while p is a midpoint of Rx. Find ratio of RQ to Rx, ठीक है। अब इसमें जो मेन काम है रेशो बनाने के लिए, वो आई थिंक क्वेश्चन को समझना ही है। अदरवाइज क्वेश्चन इट्सेल्फ इतना मुश्किल नहीं है, सही है। अगर आप क्वेश्चन को समझ लें तो ज़्यादा बेहतर है। हम क्या करते हैं, हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब अगर आप क्वेश्चन देखो तो वो कह रहा है कि एक लाइन है आपके पास आर पी, उसका मिड पॉइंट है क्यू, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आर लिख देता हूँ और यहाँ पर पी लिख देता हूँ। उनका मिड पॉइंट है क्यू, ठीक है। और जो पी है, नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है कि वाइल पी इज अ मिड पॉइंट ऑफ आर एक्स, विच मीन्स अगर मैं क्यू को फॉर द टाइम बी इग्नोर कर दूं, तो आर से लेकर जो एक्स तक कंप्लीट लाइन है ना, उसका मिड पॉइंट है पी, ठीक है। आप रेशो फाइंड कर दें आर क्यू की आर एक्स के साथ, ठीक है। अब कोई वैल्यू नहीं दी हुई, यहाँ पर कोई वैल्यू भी नहीं दी हुई। बट अगर मैं अपनी मर्जी से वैल्यूज एज्यूम करना चाहूँ, मैं कर सकता हूँ, ठीक है। मैं अपनी वैल्यू से, अपनी मर्जी से वैल्यूज एज्यूम कर लेता हूँ। आप कोई भी वैल्यू ले लें,
उसमें आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि रेशो है तो कोई भी अगर वैल्यू लूँगा तो वो रेशो में ही वैल्यू इंक्रीज़ हो रही होगी और रेशो में वैल्यू डिक्रीज़ हो रही होगी, विच मीन्स आपके फाइनल रेशो जो है उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट टू मेक थिंग्स ईजियर फॉर मी, मैं इवन नंबर्स ही लूँगा क्योंकि उनकी डिविजन भी ईजी है और एडिशन भी ईजी है। तो मैं एज्यूम करता हूँ कि मेरे पास ये जो पूरी आर एक्स की लाइन है इसकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर इसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर है तो आर से जो पी तक है उसकी लेंथ कितनी होगी? 2 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और रिमेनिंग पार्ट की भी 2 सेंटीमीटर होगी ऑब्वियसली। तो ये जो आपका आर से क्यू है उसकी लेंथ कितनी होगी? 1 सेंटीमीटर, 1 क्योंकि जो क्यू है वो फर्दर मिड पॉइंट था आर पी का। तो अगर आर पी की लेंथ 2 सेंटीमीटर है तो आर क्यू की जो है वो लेंथ ऑटोमेटिकली 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर के दो पार्ट्स बन गए। अब उसने आपसे क्या कहा है कि आप फाइंड कर दें रेशो आर क्यू रेशो आर एक्स, ठीक है। अब आर क्यू की आपके पास लेंथ क्या आई है? 1, और आर एक्स की आपके पास लेंथ क्या आई है? 4। आपकी रेशो आ गई, इससे फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकती। बट अगर आप कोई भी नंबर लेते तो फर्दर ये आना ये था, आता फर्दर ये आ जाना था, अपनी मर्जी का कोई भी नंबर लेके देख लो, जैसे 13 लेके देख लो बेशक। अगर आप 13 लोगे तो पहले वाली लेंथ जो है वो आपकी 6.5 और 6.5 बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपकी आर क्यू जो है वो 6.5 का फर्दर हाफ, 6.5 का फर्दर हाफ क्या होता है? 3.25, ठीक है। तो हमने कह दिया कि हमारे पास टोटल लेंथ जो है वो 13 थी, हमने टोटल 13 कही थी ऐसे। और सर आगे समझ 3.25 जो है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके देख लो, वो आई थिंक क्या बनता है? 3+1/4 12 13/4 बनता है, ठीक है। रेशियो को सिंप्लीफाई कैसे करते हो? डिनोमिनेटर खत्म करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हो, ये उधर चला जाएगा तो 13/52 बन जाएगा। अभी भी ये फर्दर सिंप्लीफाई हो सकती है दोनों तरफ 13 से डिवाइड होके, तो एट दी एंड ये 1/4 ही आ जाएगा। तो जो मर्जी वैल्यू पिक कर लो, जो रेशियो है उस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इससे ज़्यादा जो है ना वो, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं था आपके मिड पॉइंट में। अब आप पूरे पास पेपर के सारे क्वेश्चन जो हैं वो मिड पॉइंट के आप सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, आगे देख लें, आगे अब हम बात करते हैं ग्रेडियंट की। सर ये हमने क्लास 10 में पढ़ा नहीं था, क्लास 10 या क्लास 9 में बोल। बेटा अब तो आप ग्रेड 11 में आ गए तो सब कुछ ही पढ़ लिया होगा ऑब्वियसली, ठीक बात है ना। यहाँ पर तो सिलेबस ख़त्म होने वाला है तो ऑब्वियसली सब कुछ पढ़ लिया होगा, है ना। अच्छा, वेक्टर्स ने अभी तक हाँ, पढ़ा सर। अभी लोसाई भी नहीं पढ़ा, ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं पढ़ा। अच्छा, सर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा है ग्रेड 8 में। वो वाली सर ट्रांसफॉर्मेशन है यार, ट्रांसफॉर्मेशन बहुत इजी नहीं। बहुत ईजी है, हाँ, काफ़ी ईजी है। रिफ्लेक्शन तो बहुत इजी रिफ्लेक्शन के मैट्रिसेस याद किए हैं बेटा? नहीं सर। तो बस फिर एक नंबर की गेम तो वहीं चलेगी ना। अच्छा, ये आपके पास ग्रेडियंट का फॉर्मूला सबको पता है कि m = y2 - y1/x2 - x1। इसका दूसरा नाम क्या है ग्रेडियंट का? इसको हम स्लोप भी कहते हैं, और स्लोप के केस में हम यूजुअली वो फॉर्मूला यूज़ करते हैं राइज ओवर रन, ठीक है। अब ये जो राइज ओवर रन है ना, ये पूरे ओ लेवल मैथ्स में कहीं यूज़ नहीं होता, लेकिन एक क्वेश्चन है पास पेपर में जहाँ पर जाके ये यूज़ हो जाता है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन हम एंड पे देखेंगे, पहले बाकी क्वेश्चन की टाइप्स देख लें। ग्रेडियंट जो है वो ऑलमोस्ट हर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन में यूज़ होना है बाय वन वे और दी अदर, ठीक है। यूजुअली आपके जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हैं उसके यूजुअली ऐसे ही होता है कि 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट इज़ फाइंडिंग द मिड पॉइंट, सेकेंड पार्ट इज़ फाइंडिंग द ग्रेडियंट, एंड थर्ड पार्ट इज़ फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। तो अब वो जो इक्वेशन ऑफ अ लाइन है उसके लिए ग्रेडियंट ज़रूरी है, वो आपको पता है ऑलरेडी। तो बेसिकली ग्रेडियंट आपको इधर वे फाइंड करना ही है, अगर सेपरेटली फाइंड नहीं करना पड़ेगा तो उस क्वेश्चन में फाइंड करना पड़ जाएगा। तो पहले हम सिंपल कोऑर्डिनेट्स पे कर लेते हैं अपनी मर्ज़ी के। ए कोऑर्डिनेट है -1 और 2,
और बी का कोऑर्डिनेट पिक कर लेते हैं 3 एंड 4। अब इसमें आपने केयरफुल यहाँ पर यही रहना है कि एम के फॉर्मूला में न्यूमरेटर में वाई की वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही हैं और डिनोमिनेटर में एक्स की वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही है। बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है, अहमद ध्यान से रहना, पेपर में जब आता होता है ग्रेडियंट तो जल्दबाजी में जो है ना वो एक्स की वैल्यूज़ ऊपर लिखी जाती हैं, क्योंकि हमें लगता है जी हमें आता है तो हम ध्यान ही भी नहीं देते। सर मुझे एक चीज आप बता सकते पूछो पूछो। हैं एक्स की वैल्यू पहली वाली है ना? एक्स की वैल्यू पहले वाली है, वाई की वैल्यू बाद वाली है। तो आपकी, और तो इसलिए इसका सबसे बेहतर तरीका पता है कि आप कोऑर्डिनेट्स के ऊपर लिख लें कि आप किसको x1 y1 कह रहे हैं और आप किसको x2 y2 कह रहे हो। ठीक है, तो उससे आपको कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। पेपर में भी जल्दी जल्दी में भी अगर लिखना तो आप लिख सकते हो 4 - 2 ओवर 3 माइनस, अब दरमियान में माइनस ऑलरेडी है तो अगले नंबर को ब्रैकेट में लिखना मत भूलिएगा। तो ये हो जाएगा 2/4। 2/4 को सिंप्लीफाई करें तो क्या बनता है 1/2। ठीक है, अब ये ग्रेडियंट का आपकी फर्स्ट टाइप थी। जो ग्रेडियंट की सेकंड टाइप के क्वेश्चंस हैं उसमें अगेन वो एक वेरिएबल इन्वॉल्व हो जाएगा जिस वेरिएबल की आपने वैल्यू फिगर आउट करनी होगी। तो वो कभी कभार कुछ ऐसा भी होता है कि वो कह देते हैं कि ए कोऑर्डिनेट ए इज़ गिवन एज 2k-3 and 4। ये आपको ए के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। बी के कोऑर्डिनेट्स भी आपको कुछ इसी तरह करके दे देते हैं कि 4k एंड 1। ठीक है, ये बी के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, ये सेकंड टाइप है, ये आपकी फर्स्ट टाइप है। ठीक है, अब आपको इस तरह के कोऑर्डिनेट्स दे दिए, फिर वो बता देते हैं कि ग्रेडियंट ऑफ ए बी इज 2/5 फाइंड के। ठीक है, तो पहले आप क्या करो कि गिवन कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंगली आप ग्रेडियंट फिगर आउट कर लो। तो जो आपका ग्रेडियंट निकला है वो गिवन ग्रेडियंट के इक्वल होगा। तो वहाँ से आप रीअरेंज करके जो भी के की वैल्यू निकालना चाहें वो निकाल सकते हैं। तो पहले आप क्या करोगे, थोड़ी सी साइड ऊपर करते हैं। ये लो। ठीक है ठीक है। ठीक है, तो दोबारा हम इसको लेबल कर लेते हैं कि दिस इज़ आवर x1 y1, दिस इज़ आवर x2 y2। तो पहले हम y की वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट कर लें, विच इज़ अपनी मर्ज़ी है, जिसको मर्ज़ी पहले लिख लो, बट सिंस हमने y1 कह दिया उसे तो इसको 1 - 4 कह देते हैं। और दूसरी वाली को 4k - 2k - 3 इज इक्वल टू 2/5। ठीक है, पहले डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई कर लो, उसके बाद मूव करना, अदरवाइज मूवमेंट में जो है ना वो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाएगी। तो 1 - 4 इज, अभी ऐसे लिख कर रहने दो, फ़र्क नहीं पड़ेगा खास। 4k - 2k प्लस 3 इज इक्वल टू 2/5। 1 - 4 क्या होता है -3 डिवाइडेड बाय 2k प्लस 3 इज इक्वल टू 2/5। अब आप यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा। 5 मल्टीप्लाई बाय -3 इज -15। दूसरा मेजर एरर कि जब हम 2 को उस तरफ जाके इस पूरे एक्सप्रेशन को उधर मल्टीप्लाई करते हैं तो हम यूजुअली ब्रैकेट डालना भूल जाते हैं। इंस्टेड हम क्या लिख देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2k प्लस 3। और इस केस में सबसे ज़्यादा गलतियाँ होती हैं, हम सिर्फ 2 को 2k से मल्टीप्लाई करते हैं और 3k से मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं। तो इसलिए बेहतर है कि ब्रैकेट लगा लें। बचगाना हरकत लग रही है लेकिन एटलीस्ट गलती नहीं होगी। तो -15 इक्वल्स टू 4k प्लस 6। अब 6 को उधर जाके माइनस कर दें तो ये हो जाएगा -21 इक्वल्स टू 4k और k -21/4। अगर पेपर 1 है तो ऐसे ही छोड़ दें, अगर आपका पेपर 2 है और आप इसको फर्दर सॉल्व करना चाहते ही हैं तो ये -5.25 आ जाएगा। सर लेकिन अदरवाइज पेपर पहले भी 2 ठीक है। में भी तो हम फर्दर सॉल्व करते हैं, जरूरी तो नहीं है। पेपर 2 में जो है ना वो अगर आपके पास डेसिमल्स बन रहे हों, जो स्पेसिफाइड डेसिमल बन रहे हैं, तो बेहतर है कि आप कर लें। मतलब पेपर 1 में ज़रूरत नहीं है, पेपर 1 में ज़रूरत नहीं है, पेपर 1 में ऐसे भी पेपर छोड़ वन दो। में तो फ्रैक्शन फ्रैक्शन ऐसे रखना है, ऐसे रख दो, मिक्स फ्रैक्शन कन्वर्ट करने मिक्स फ्रैक्शन कर दो। लेकिन पेपर 1 में भी जो जेनेरिक रूल एक्सेप्ट किया जाता है वो ये है कि अगर क्वेश्चन गिवन था फ्रैक्शन में तो अपना आंसर दो फ्रैक्शन में, अगर क्वेश्चन गिवन था डेसिमल में तो अपना आंसर दो डेसिमल में, अगर गिवन क्वेश्चन जो है वो मिक्स फ्रैक्शन में था तो अपना आंसर दो मिक्स फ्रैक्शन में। ये जेनेरिक रूल ऑफ थंब है जो समझा जाता है। ठीक है, सर पेपर 2 में ना
पेपर 1 में जिस तरह क्वेश्चन आपको दिया हुआ था वैसे ही आंसर करो, जी ठीक है। अब इसकी जो टाइप 3 है उसमें वो वही वाली स्लोप वाली बात करने लगा हूँ मैं, ठीक है। 3 में उसने कहा था कि अ लाइन पासिंग फ्रॉम पॉइंट ए बी हैज़ अ मिड पॉइंट मुझे एग्जैक्टली मिड पॉइंट याद नहीं है तो अपनी मर्जी से लिखने लगा हूँ। हैज़ अ मिड पॉइंट 5 5, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स of A and B such that gradient is 3/4, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के ना दो दो मेथड हैं, ठीक है, लेकिन एक तीसरा मेथड भी आपके दिमाग में आ रहा होगा, उस मेथड को आप प्लीज़ डिस्कार्ड कर दें क्योंकि उस मेथड से सॉल्व नहीं हो सकता। जो मेथड आपके दिमाग में आ रहा है वो ये है कि आप ए के कोऑर्डिनेट्स एक्स एंड वाई सपोज कर लें, बी के कोऑर्डिनेट्स भी कुछ और पी क्यू सपोज कर लें और ग्रेडियंट निकाल के =3/4 लिख दें, तो उसको हम रीअरेंज करके किसी ना किसी तरह निकाल लेंगे। मसला ये है कि बेटा वो 4 वेरिएबल्स हो जाएंगे और इक्वेशन एक होगी, वहाँ से नहीं निकल सकता। दूसरा आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जी मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। मिड पॉइंट के फॉर्मूला में x1 + x2/2 करके =5 रख के सर y = mx + 3 नहीं चलेगा नहीं, तो वहाँ पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं वो नहीं चलेगा। अब दूसरा मेथड आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि जी मिड पॉइंट से एक और इक्वेशन बना लेंगे, तो एक इक्वेशन ग्रेडियंट से बनी थी, एक इक्वेशन मिड पॉइंट से बनी थी, उन दोनों को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे तो आंसर निकल आएगा। वो भी गलत है क्योंकि जो आपकी ग्रेडियंट से इक्वेशन बनेगी उसमें भी 4 वेरिएबल्स हैं, जो आपके पास मिड पॉइंट से इक्वेशन बनेगी उसमें भी 4 वेरिएबल्स हैं। तो 4 वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए 2 इक्वेशन नहीं चाहिए होती, 4 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए 4 इक्वेशन ही चाहिए होती हैं, ठीक है। और 4 इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना आपको नहीं आता, और ऊपर से क्वेश्चन जो है वो सिर्फ 2 मार्क का था, 2 मार्क का था या था आई थिंक 1 मार्क का था, बट आई थिंक 2 मार्क का ही था। ये भी नहीं हो सकता। अब इसके जो 2 मेथड हैं, अगर तो आप अपना थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो इसके 2 मेथड निकलते हैं। मैं आपको पहले जो है वो थोड़ा सा लंबा मेथड बता देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको थोड़ा सा इजी मेथड भी बता देता हूँ। पहला मेथड आपके पास क्या है कि जी आपने एक लाइन ड्रॉ की, ये ए है, ये बी है और ये आपका मिड पॉइंट है 5 5, ठीक है। और अगर आपको ये लग रहा है कि जी ए नीचे क्यों है बी ऊपर क्यों है, भाई आप उल्टा करके लिख लें, फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आपके जो पहले बी के कोऑर्डिनेट्स आने थे वो ए के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, जो ए के कोऑर्डिनेट्स आने थे वो बी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। मार्किंग स्कीम में ऐसा नहीं लिखा हुआ था कि ए के जी यही आनी चाहिए, बी के यही आनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। बस वहाँ पर लिखा हुआ था कि कोऑर्डिनेट्स के आंसर में ये कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए और ये कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए, ए कौन सा बी कौन सा वो नहीं था। एक तो ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ आप नोट डाउन कर लें, और वो चीज़ ये है कि ग्रेडियंट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन ऑलवेज रिमेन्स द सेम। gradient of a straight line remains the same, ठीक है। अब जब आप कह रहे हैं कि ग्रेडियंट ऑफ द स्ट्रेट लाइन रिमेन्स द सेम, बट प्लीज़ इसमें एक और मेरी आपसे गुजारिश है कि ए बी स्ट्रेट लाइन ही कंसिडर होती है, ये नहीं कि जी टेढ़ी होगी तो स्ट्रेट नहीं है, भाई लाइन स्ट्रेट ही है, ठीक है, सिर्फ इंक्लाइन लाइन बनी हुई है। अब पहले मेथड में आप क्या करें, मेथड नंबर वन में बी के कोऑर्डिनेट्स भी सपोज कर लें, ए के कोऑर्डिनेट्स भी सपोज कर लें। बी के कोऑर्डिनेट्स हम सपोज कर लेते हैं पी क्यू और ए के कोऑर्डिनेट्स सपोज कर लेते हैं एक्स वाई, ठीक है। अब ये जो आपका मेथड नंबर 1 है, इसमें भी अभी भी एक मसला है जो भी आप खुद देखोगे तो आपको समझ लगेगी
कि अगर मैं ग्रेडियंट फाइंड भी कर लूँ इसका मिड पॉइंट के साथ, क्योंकि अगर मेरी लाइन जो है वो स्ट्रेट रह रही है और ग्रेडियंट सेम रहेगा, तो इसका मतलब ये है कि जो ए बी पूरी लाइन का ग्रेडियंट था वो मिड पॉइंट के साथ भी ग्रेडियंट वही रहना चाहिए। तो q-5 ओवर p-5 इज इक्वल टू 3/4 करोगे तो यहाँ से आपके पास q-5 इंटू 4 इंटू 3 और q-5 इंटू 4 आ जाएगा। सर Q-5 एंड P-5 कैसे किया आपने? ग्रेडियंट निकाला ना ए और मिड पॉइंट का, तो वो अच्छा y2 - y1 कर दिया ओवर x2 - x1 कर दिया। ठीक है, अब अगर आप देखो तो आप दोबारा यहाँ पर आके फंस गए हो कि आपके पास एक इक्वेशन आ गई है इन टर्म्स ऑफ पी एंड क्यू। ठीक है, अब सर दूसरी इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ पी क्यू नहीं निकलने वाली। ठीक है, तो वो यहाँ पर आप और फंस जाएंगे। तो ये क्वेश्चन जो है वो मेथड 1 से इतना लंबा हो जाएगा कि 2 मार्क का नहीं, ये आई थिंक 20 मार्क का भी क्वेश्चन कहा जाए तो प्रॉब्ली मार्क्स कम पड़ जाएंगे। तो यहाँ पर हमने ये मेथड भी यूज़ नहीं करना, सिर्फ 2 मार्क का क्वेश्चन है तो हम यहाँ पर सबसे ईजी वाला मेथड यूज़ करेंगे जो कि आपका राइज ओवर रन है। पूछो। सर जो आपने ये ग्रेडियंट का फॉर्मूला लगाया था इसमें आपने 5 क्यों यूज किया था? वो तो मिड पॉइंट है। आपको x या तो y मैंने अभी या बताया क्यों? मैंने अभी बताया कि अगर बी और ए जो है वो एक लाइन है और उनका ग्रेडियंट है कुछ स्पेसिफिक अमाउंट, तो उसका मिड पॉइंट के साथ भी तो ग्रेडियंट वही रहेगा, क्योंकि लाइन तो स्ट्रेट है ना। ये साइड पे लिखा हुआ है हाँ कि स्ट्रेट लाइन तो का कोई ग्रेडियंट भी चेंज है, पॉइंट ले सकते हैं। उस लाइन पे कोई भी पॉइंट ले सकते हो तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ओके तो मैंने इसलिए 5। अच्छा, स्लोप का फॉर्मूला क्या था? राइज ओवर रन। राइज ओवर। ठीक है, हम यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे एज पर द गिवन ग्रेडियंट। गिवन ग्रेडियंट की वैल्यू क्या है? 3/4। ठीक है, अब 3/4 का मतलब क्या है कि योर रन इज 3 units, sorry, your rise is 3 units and your run is 4 units। ऐसे ही है? तो हम मिड पॉइंट से ये अप्लाई करना शुरू करते हैं। मिड पॉइंट से हम राइज करते हैं बाय 3 units। ठीक है, और रन करते हैं बाय 4 units। तो बी के नए कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे अहमद? सर बी के नए कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे 8 और 8 8 9 8 9, बिल्कुल ठीक है, 8 बिल्कुल ठीक है। तो जब आपने राइज किया विच मीन्स आपकी जो y की वैल्यू थी उसको आप राइज कर दो बाय 3 units। आपकी y की इनिशियल वैल्यू 5 थी, जब आप उसको राइज करोगे बाय 3 units तो आपकी y की नई वैल्यू बन जाएगी 8, और आपकी x की वैल्यू थी 5। जब आप रन करोगे बाय 4 units तो आपकी y की x की नई वैल्यू बन जाएगी 9। तो आपके b के कोऑर्डिनेट्स बन गए 9 एंड 8। सिमिलरली मिड पॉइंट से जो भी आपका a है या b है वो पीछे ही होगा। तो उस केस में दोबारा आप जाओ, नीचे जाओगे बाय 3 units और बैकवर्ड जाओगे बाय 4 units। ठीक है, तो 5 आपका इनिशियल y का कोऑर्डिनेट था, तो जब आप 5 से 3 units नीचे जाओगे तो आप कहाँ पर आ गए? 2 पे। और जब आप 5 से 4 units बैकवर्ड जाओगे तो आप कहाँ पर आ जाओगे? 1 पे। तो एक आपका कोऑर्डिनेट 1 2 होगा, दूसरा आपका कोऑर्डिनेट 9 और 8 होगा। अब्दुल्ला, अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। सर नहीं क्लियर है। ठीक, सिंपल राइज और रन का कॉन्सेप्ट यूज किया। शान, ठीक है, ओके। अहमद, कोई क्वेश्चन है? सर क्लियर है, लेकिन मेथड 1 जो था हाँ, वो पूरा करके आप सॉल्व कर सकते हैं, बता सकते हैं? मैंने अभी बोला कि मेथड 1 से अगर सॉल्व करोगे तो 20 नंबर का क्वेश्चन भी हो तो कम पड़ जाए। तो अब तुम मुझसे 20 नंबर का तो क्वेश्चन सॉल्व कराना एग्जैक्टली चाहते कैसे? हो? मैं बस उसमें मेथड चार कैसे सॉल्व उसमें 4 साइमल्टेनियस इक्वेशंस बन जाएंगी। और सर तो 4 साइमल्टेनियस इक्वेशन आप सॉल्व कर सकते हैं? मैं सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन उसमें यह है कि पहले आपको 2 इक्वेशन लेके सॉल्व करनी होती हैं आपस में, फिर आपको अगली 2 इक्वेशन लेके सॉल्व करनी होती हैं आपस में। तो उसके हाँ, बाद जो फिर पहली उन 2 का, दोनों का। फिर उन दोनों से जो आपके पास नई इक्वेशन बनी होती हैं आप उनको फर्दर दोबारा सॉल्व करते हो तो आपके पास वेरिएबल्स आ जाते हैं। अच्छा, और उसमें हाँ, उसमें एलिमिनेशन से बेहतर जो है वो सब्स्टिट्यूशन रहता है।
क्योंकि सब्स्टिट्यूशन में ये होता है ना कि आपका एक वेरिएबल जो है वो एलिमिनेट हो जाता है, तो आप दूसरे वेरिएबल के साथ फिर इक्वेशन को कैरी कर सकते हो। ये मेरे साथ दूसरी दफ़ा हो गया, मैंने लाइन सेलेक्ट की है, वो हर दफ़ा इरेजर सेलेक्ट कर लेता है। अच्छा जी, इस ग्रेडियंट को ख़त्म करने से पहले, वाइन पे सब नहीं नहीं नहीं, इस ग्रेडियंट को ख़त्म करने से पहले हम चार चीज़ें और देख लेते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन का ग्रेडियंट, वर्टिकल लाइन का ग्रेडियंट, और आपके पास पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइंस का ग्रेडियंट। ठीक है, पहले हम शुरू करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन के ग्रेडियंट से। जो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है उसका ग्रेडियंट इज़ ऑलवेज ज़ीरो। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन का ग्रेडियंट हमेशा ज़ीरो होता है। क्यों? क्योंकि आपके पास जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो लेट्स से कुछ ऐसी होती है। ठीक है, अगर आप देखो तो ये आपकी जो पर्टिकुलर लाइन है, अगर मैं इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सिस पे ड्रॉ करूं, विच इज़ एक्स वाई प्लेन, दिस इज़ योर वाई एक्सिस, दिस इज़ योर एक्स एक्सिस। ऐसे मैं इनको लेबल कर देता हूँ, दिस इज़ योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज़ योर वाई एक्सिस। आप इस लाइन पे अपनी मर्ज़ी से कोई से भी दो पॉइंट पिक कर लें। मैं एक ये पॉइंट पिक कर लेता हूँ, इसको ए कह देते हैं। एक ये पॉइंट पिक कर लेता हूँ, इसको बी कह देते हैं। ठीक है, ए का एक्स कोऑर्डिनेट मैं अगेन अपनी मर्ज़ी से सपोज कर रहा हूँ, यहाँ पर 2 लिख लेते हैं और यहाँ पर 5 लिख लेते हैं। ए का एक्स कोऑर्डिनेट इज़ 2 एंड बी का एक्स कोऑर्डिनेट इज़ 5। ठीक है, अगर आप देखो तो आपकी ये जो ऑरेंज लाइन है इट्स अ हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये वाई को सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच कर रही है। ठीक है, विच मीन्स उसके ए और बी दोनों का जो वाई कोऑर्डिनेट है वो सेम रहेगा। अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर 10 लिख लो, मेरी तरफ से 10 लिख लो, तो 2 10 और 5 10 आ गया। ठीक है, जब आप ग्रेडियंट का फॉर्मूला लगाओगे तो ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या होता था? y2 माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस x1। y2 इज 10 माइनस 10 ओवर 5 माइनस 2 विच इज m इज इक्वल टू 0। तो हमने डायरेक्टली यही कह दिया कि ग्रेडियंट इज 0। ठीक है, और जो आपका ये जो क्वेश्चन नंबर टाइप 3 की है उसका पहला पार्ट यही था कि गिवन दैट योर लाइन इज हॉरिजॉन्टल और द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इज 10, आप फिगर आउट कर दें कि बी और ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है और उसका डिस्टेंस 10 है तो विच मीन्स हॉरिजॉन्टल लाइन के डिस्टेंस को 10 को हाफ कर लें, 5 आगे 5 पीछे। ठीक है, तो आपने सिर्फ आगे पीछे जाना था, उसमें सिर्फ एक्स के कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे, वाई के कोऑर्डिनेट्स तो चेंज ही नहीं होंगे। ठीक है, उसके बाद अब आप देख लें वर्टिकल लाइन की इक्वेशन। ठीक है, वर्टिकल लाइन की जो इक्वेशन है, कोई आवाज़ें तो नहीं आ रही पीछे से? आ रही है सर। अच्छा, वर्टिकल लाइन जो है उसका ग्रेडियंट जो है वो आपके पास होता है अनडिफाइंड। ठीक है, या आप कह सकते हो इन्फिनिटी, सही है, या फिर उसको लिख लो कि अनडिफाइंड। अनडिफाइंड, ठीक है। अब ये किस तरह अनडिफाइंड है, ये देखो, मैं ये करता हूँ कि मैं एक वाई एक्सिस ड्रॉ कर ली, एक अब मैंने एक्स एक्सिस ड्रॉ कर ली। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर एक और लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, एक और लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, इसमें देखो अगर आप, तो ये लाइन जो है वो x की एक ही वैल्यू पे कट कर रही है। अगर मैं एक पॉइंट यहाँ पर ले लूँ, एक पॉइंट यहाँ पर ले लूँ विच इज़ बी पॉइंट लेट्स से, और यहाँ पर लेट्स से ए पॉइंट है। ठीक है, ए की वैल्यूज़ मैं अगेन अपनी मर्ज़ी से एज्यूम कर लेता हूँ, विच इज़ वाई की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, -3 कर लेते हैं,
और यहाँ पर y की वैल्यू क्या होगी, 4 कर लेते हैं, ठीक है। अब आप x की वैल्यू देखो, सिंस योर लाइन इज पासिंग थ्रू ओनली वन पॉइंट, तो x की वैल्यू दोनों के केस में, लेट्स से अगर हम 2 लेते हैं तो दोनों के केस में 2 ही रहेगी, ठीक है। अब आप ग्रेडियंट का फॉर्मूला लगाएं। ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या है, y2 माइनस वाई वन विच इज़ -3 -4 ओवर 2 -2। तो यहाँ पर आपके पास ग्रेडियंट क्या आ गया, m इज इक्वल टू -7 ओवर 0। Anything divided by 0 is not 0. Anything that is divided by 0 is undefined. ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, एनीथिंग डिवाइडेड बाय, तो इन्फिनिटी या अनडिफाइंड, हाँ ये हो गया। उसके बाद आपके पास जो पैरेलल लाइंस होती हैं, दो पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस में जो आपकी दो लाइंस हैं उनका ग्रेडियंट हमेशा सेम रहता है। m1 इज ऑलवेज इक्वल टू m2। जो दो डिफरेंट लाइंस हैं उनका ग्रेडियंट हमेशा सेम रहेगा। और जो थर्ड चीज़ है, फोर्थ सॉरी, m1 minus m2 is equals to -1। थपेड़ कराऊंगा मैं तुम्हें, गलत बोला। नहीं सर, नहीं नहीं, माइनस नहीं है, +1। नहीं नहीं, मल्टीप्लाई, जी, m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इज इक्वल टू -1, ठीक है। यूजुअली जो आप यूज़ करते हो इसको, वो आप सिंपल ये कह देते हो कि अगर एक लाइन का ग्रेडियंट आपके पास है तो दूसरी लाइन का आपके पास ग्रेडियंट जो है वो नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा, ठीक है, विच इज़ परफेक्टली फाइन। आपकी सारी जो कोऑर्डिनेट की इक्वेशंस है वो सारी इसी मेथड से निकल आती हैं। बट मसला वहाँ पर आ जाएगा जहाँ पर उसने आपको बताया होगा कि टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, एक का ग्रेडियंट जो है वो लेट्स से 2/5 है, अगली का ग्रेडियंट इज़ -4k + 3/2k। तो जी वो आपसे कह रहा होगा, हाँ जी बताएं जी इस केस में k की वैल्यू क्या होगी गिवन दैट बोथ ऑफ द लाइंस आर परपेंडिकुलर। अब इफ़ बोथ ऑफ द लाइंस आर परपेंडिकुलर तो वहाँ पर दिमाग में ये नहीं आने वाला कि जी दूसरे को नेगेटिव रेसिप्रोकल कर दें तो दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, वो नहीं आने वाला दिमाग में। अगर आपको लगता है कि आ जाएगा तो ऐसी गलत बात है, वो नहीं आएगा। तो उस केस में जो है वो ये फॉर्मूला ही जो है वो आपको हेल्प आउट करेगा कि अगर आपको पता है कि दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू -1 होना चाहिए, तो आप दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू -1 लिख के उसको फिर जो भी आपके वेरिएबल्स होंगे उसको आप फर्दर सॉल्व कर सकोगे, ठीक है। तो इसलिए ये फॉर्मूला जो है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो ये वाली चीज़ है ये तो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो सकेंगे। तो अगर तो आप रिस्क लेना चाहो कि एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कर लेते हैं, बाकी अगर वो आ गया तो देखी जाएगी, अगर ना आया तो बच जाएंगे, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। यार अगर एक लाइन का ग्रेडियंट लेट्स से एक का ग्रेडियंट 2/3 है, ठीक है, तो इसकी जो परपेंडिकुलर लाइन है उसका ग्रेडियंट इसका रेसिप्रोकल होगा, बट अ नेगेटिव रेसिप्रोकल विच इज़ -3/2, ठीक है। या फिर लेकिन हम लोग बस, अगर हमें एक ग्रेडियंट दिया हुआ है तो हम लोग बस फॉर्मूला में डालकर वैसे नहीं सॉल्व, वैसे हाँ, मैं तो वही कह रहा हूँ कि वो करो। मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने शॉर्टकट यूज़ करना है तो आप नेगेटिव रेसिप्रोकल जो है वो डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो, और वो इफेक्टिव भी है काफ़ी केसेस में, ठीक है, लेकिन वो वहाँ पर इनफेक्टिव हो जाएगा जहाँ पर कोई वेरिएबल्स आ गए। तो अदरवाइज़ आप यूँ ही करो कि 2/3 मल्टीप्लाइड बाय m2 इक्वल्स टू -1, वहाँ से आपका जो m2 है वो -3/2 हो जाएगा। तो ये वाला जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि जी पहले फार्मूला लिखें, फार्मूला लिख के उसके अंदर बाद में वैल्यूज़ प्लग इन करें और उसके बाद उसको मूव अराउंड करके सब्जेक्ट बनाएं, तो उसके इसमें थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए उसके लिए इफेक्टिव वे यही है कि परपेंडिकुलर लाइन का जो वो ग्रेडियंट है वो नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है, तो उस केस में थोड़ा सा कंपैरेटिवली ईजियर है, ठीक है।